वेलकम टू जीत क्लासेस। आज हम लोग कॉस्टिंग के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है मटेरियल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मटेरियल होता क्या है। सर, ये मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं, वो तत्व होते हैं जिससे कि फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी फर्नीचर शॉप को लिया जाए तो इसके लिए जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, वो मटेरियल होती है और जिस वुड में काम करके फर्नीचर को बनाया जाता है। ओके, सो मटेरियल का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये मटेरियल का मतलब जिसके जरिए फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सो इन मटेरियल्स को रखना या इनको मेंटेन करके रखना जो है ना, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये केक की फैक्ट्री है। ओके, तो इस केक फैक्ट्री में ना 4 जॉब है, यानी 4 जगह काम चलते हैं। मैं ये 4 बना देता हूँ स्टोर्स लाइक डिपार्टमेंट 1, 2, 3 एंड 4। अब मान लीजिए इन चारों जगह केक बनता है, तो इनको रॉ मटेरियल तो कहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैदा है, तो मैदा को तो कहीं स्टोर करके रखेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये लोग मैदा को एक स्टोर में ला करके रखते हैं। अब ये स्टोर क्या होता है? स्टोर का मतलब जहां पे रॉ मटेरियल्स को हम लोग रखते हैं। अब ये स्टोर क्या काम करता है? ये ना सेलर जो होता है, जो मैदा का सेलर है, ये क्या करेगा? सेलर से सामान को खरीदेगा, ओके, और यहाँ पर ला करके स्टोर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोर करने के बाद ये क्या करेगा? जिस डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होगी मैदे की, तो वो इसको इशू कर देगा, यानी कि उसको भेज देगा। जैसे कि डिपार्टमेंट 1 को पढ़ा तो इसने डिपार्टमेंट 1 को भेज दिया, डिपार्टमेंट 3 को पढ़ा जरूरत तो डिपार्टमेंट 3 को, 4 को, और वैसे ही 2 को। ठीक है, तो स्टोर ऐसे काम करता है। ये क्या करता है? रॉ मटेरियल को खरीदता है, ओके, और खरीदने के बाद इनको इशू कर देता है जहां पे काम चल रहा है। यानी कि ये जो फंक्शनिंग है स्टोर की, इस पे मटेरियल आते हैं और मटेरियल इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां से आता है वो होता है सेलर, सेलर के पास से आते हैं, जिसको हम लोग वेंडर भी कहते हैं। वेंडर और सेलर क्या होता है? सेम चीज होता है, या फिर इन्हें हम लोग सप्लायर भी कहते हैं। ओके, देन ये जो है ना इशू हो जाता है कहां पे? डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट का मतलब जहां पे काम होता है, तो या तो इसको जॉब भी कहते हैं या फिर इनको डिपार्टमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो अब होता क्या है ना कि अगर हम लोग रॉ मटेरियल्स मान लीजिए आ रहा है जा रहा है, तो इनका अकाउंटिंग करके रखना पड़ेगा, है ना। कि जैसे कि मैंने आपसे अगर पूछा कि 10 तारीख को बताइए आपके पास कितना रॉ मटेरियल्स है, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो एक रिकॉर्ड को मेंटेन कराया जाता है, एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, जिस रिकॉर्ड का नाम है स्टोर लेजर अकाउंट। ओके, इसका नाम है स्टोर लेजर अकाउंट। ये क्या करता है? जब रॉ मटेरियल आता है और जाता है, उनको ये रिकॉर्ड रखता है। तो इसमें जो है ना 3 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला एक कॉलम होता है रिसिप्ट का। अगर रॉ मटेरियल आता है तो इस रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखा जाता है, जैसे बैंक का पासबुक होता है ना, सेम वैसा ही है। और अगर मटेरियल जाता है तो ये इशू वाले कॉलम में चला जाता है, और जो बच जाएगा उसको बैलेंस वाले कॉलम में रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं सिर्फ क्वांटिटी का अमाउंट लेता हूं। मैंने 10 पीस साबुन के खरीदे, ठीक है, 1 तारीख को। तो 1 तारीख को 10 पीस मैंने साबुन खरीदे, तो रिसिप्ट में मैंने 10 पीस दिखा दिया। अब मेरे पास बचे कितना? 10। तो मैंने बैलेंस में भी 10 पीस दिखा दिया। अब 2 तारीख का डेट को मान लीजिए कि भेज दिया आपने 5 यूनिट। तो भेजने से क्या होता है? इशू पे दिखाना पड़ेगा। तो 5 यूनिट को आपने भेज दिया, तो पहले से आपके पास था 10, उसमें से 5 चला गया, तो आपके पास कितना बचेगा? 5। यानी कि बैलेंस में कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज गौर करने की बात है कि अगर रिसिप्ट हो रहा है तो बैलेंस भी आ रहा है, इशू हो रहा है तब भी बैलेंस आ रहा है, यानी कि जो बैलेंस है वो जितना डेट रहेगा हर एक डेट को बैलेंस आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट, अब
एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर हम लोग स्टोर लेजर बना रहे हैं तो क्या हम लोग उसमें एक से ज्यादा मटेरियल का रिकॉर्ड रख पाएंगे? तो आंसर होता है नहीं। अगर आप 5 तरह के रॉ मटेरियल को रखते हैं तो ऐसा आपको 5 स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका 5 बैंक अकाउंट है तो आपका पासबुक भी क्या होगा? 5 होगा। एक पासबुक में तो सारा का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता है। उसी तरह होते हैं, जितना रॉ मटेरियल उतना आपको स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ जो पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टोर लेजर, तो वो पॉइंट्स क्या क्या है मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास मटेरियल आएंगे और जाएंगे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? डेट दिया रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में जनवरी 5, जनवरी 8, 10, 12, तो आप देख लेना कि ये डेट जो है ना ये सीरियली है या फिर नहीं है। सबसे पहला तो यहाँ पर है जनवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टोर लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। ये ऐसा एक फॉर्मेट होता है जिसमें इधर मटेरियल नेम, कोड, बिल कार्ड नंबर, फोलियो नंबर एक्सेट्रा मेंशन रहेगा और इस साइड में स्टोर लेजर लिखना है, अंडर आपको मेथड लिखना है। मेथड में बता देता हूँ क्या क्या होता है। इधर मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी लिखना है। नेक्स्ट इसको अगर डिस्कस करेंगे तो एक कॉलम होता है डेट का, रिसिप्ट का अगर आएगा तो यहां लिखना है, इशू का यानी कि अगर बच गया रॉ मटेरियल तो आप सॉरी इशू का मतलब कि अगर आपका रॉ मटेरियल चला गया तो इशू में दिखाना है और अगर कुछ बच गया तो आपको बैलेंस में दिखाना है। अब रिसिप्ट का कुछ कॉलम है जीआरएन नंबर। अब जीआरएन नंबर का मतलब क्या होता है? जब रॉ मटेरियल आएगा तो रॉ मटेरियल के साथ ना एक डॉक्यूमेंट रहता है, एक इनवॉइस रहता है, उस इनवॉइस का नंबर लिखने के लिए हम लोग इस कॉलम को यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। ओके, देन होता है क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, जितने पीसेस परचेज किए होंगे यहाँ पे मेंशन करना है। रेट यानी कि एक एक पीस का रेट मेंशन करना है और अमाउंट यानी कि क्वांटिटी इनटू रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट इशू वाले कॉलम का बात करेंगे तो सबसे पहला है इसमें एसआर नंबर। सर एसआर नंबर का मतलब होता है स्टोर रिक्विजिशन नंबर। जब आप मटेरियल भेज रहे हो ना डिपार्टमेंट में जहां पे काम चल रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं, उस रिक्वेस्ट का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए स्टोर रिक्विजिशन नंबर यहाँ पे देना पड़ता है। देन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सेम जो यहाँ पे बताया और लास्ट में बच जाता है बैलेंस। इसमें 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। द लास्ट कॉलम इज रिमार्क। रिमार्क को यूज करते हैं हम लोग बेसिकली लाइक अगर आपको कुछ नोट्स लिखना है कि ये ओपनिंग स्टॉक है या फिर ये क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ भी लिखना है तो इस वाले कॉलम को शॉर्ट में आप नोट लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है। अच्छा, उससे पहले मैं मेथड बता दूं कि मटेरियल को इशू करने के कितने सारे मेथड है। अब ये होता क्या, जैसे मान लीजिए आपने आज 10 पीसेस खरीदे साबुन के, एक का दाम था 5 करके, फिर आपने 8 पीसेस खरीदे साबुन के, एक का दाम था 6। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल का जो प्राइस होता है वो हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, तो 5 का खरीदा फिर 6 का खरीदा। अब अगर आपको बोला गया इशू कीजिए सर, आप 5 यूनिट आप इशू कर दीजिए, तो आप किस में से दीजिएगा, जो आपने पहले खरीदा है उसमें से या एंड में खरीदा है उसमें से? तो इशू में का ऐसे ही इशू करने का 4 मेथड है। हो सकता है आपने अगर 10 पहले खरीदा है तो आप चाहोगे कि 10 पहले चला जाए उसके बाद 8 से जाए, तो उस मेथड को कहते हैं हम लोग फीफो मेथड। फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दूसरा होता है लीफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पहले हम लोग जो लास्ट में खरीदे पहले उसको भेजेंगे। ओके, थर्ड होता है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड का मतलब जिस डेट को आप इशू कर रहे हैं उस डेट को देखिएगा आपके पास कितने तरह का मटेरियल है। अगर 2 तरह का मटेरियल है तो इन दोनों का एवरेज रेट में आपको मटेरियल को इशू करना है। और फोर्थ नंबर जो है उसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। इसमें हम लोग जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं ना उसको सपोज कीजिए कि एक ही प्लेस में रख देते हैं, यानी एक साथ मिला जुला करके रख देते हैं। इसका रेट वगैरह जब हम लोग करेंगे लास्ट में तब वहां पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो मेन कंसेप्ट है जो माइंड में रखना है, सर आपने जो मटेरियल सबसे पहले खरीदा
आपको सबसे पहले वही वाला मटेरियल भेजना है। ओके, तो यहाँ मैं भर लेता हूँ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर, यहाँ मेथड का नाम लिखना है। आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो हमारा सबसे पहला है देखिए जनवरी 1, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है 200 यूनिट्स का और रेट है कितना 10 रुपए का, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है ना। तो पहले तो मैं डेट बैठा देता हूं जनवरी 1। ओके, तो जनवरी 1 को क्या था ना, आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 200 यूनिट का और रेट था 10 रुपए करके। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस में आता है। तो बैलेंस वाले कॉलम में मैं लिख दूंगा 200, रेट की जगह 10 और अमाउंट में क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 2000। तो मान लीजिए आपके पास 200 पीस साबुन है ऑलरेडी और एक एक पीस का जो प्राइस है ना 10 करके है। तो समझने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन से ना इसको क्लोज कर देता हूं कि मेरा एक डेट खत्म हो गया। नेक्स्ट डेट है जनवरी 15 का। जनवरी 15 को खरीदा गया है 300 और एक एक का जो प्राइस है वो है 11 करके, यानी कि जनवरी 5 यहां पे मैं लिखूंगा। अब आपने खरीदा है तो किस कॉलम में दिखाना पड़ेगा, रिसिप्ट कॉलम में, क्योंकि आपने खरीदा आपके पास आया है। तो आपने खरीदा है 300 तो क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा 300। ओके, रेट में आएगा कितना 11 करके खरीदा है तो 11 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3300। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आपने 300 खरीदा यानी कि आपके पास तो 300 रह गया। ओके, तो आपको बैलेंस में तो 300 आएगा, लेकिन ऑलरेडी तो आपके पास 1 जनवरी का 200 है। तो 5 तारीख को आपके पास कितना बैलेंस होगा 200 है, ये तो आएगा ही, और ये आपने जो खरीदा ये भी आ जाएगा, क्योंकि खरीदने से क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से दिखेगा। पहले का 200 मुझे लिख लेना पड़ेगा 10 करके 2000। नेक्स्ट जो मैंने खरीदा 300 जिसका रेट है 11 करके, दैट इज 3300। अब मैं इसको क्या कर दूंगा ना टोटल कर दूंगा ताकि मुझे पता रहे कि इस डेट को मेरा टोटल बैलेंस है कितना। तो टोटल आ गया मेरा यहाँ पे 500 और यहाँ पर जो है मेरा टोटल आ गया 5300। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो बैलेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा करते वक्त। तो इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा डेट है, नेक्स्ट है आपका जनवरी 8 को, जिसमें आपको इशू करना है 100 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप 100 यूनिट हमको इशू करना है तो क्या करेंगे सर, इशू करेंगे 100 यूनिट, चलिए ठीक है हम तो दिखाएंगे इशू वाले कॉलम में, अच्छी बात है। अब आपको भेजना है 100 यूनिट, अब ये आप कहाँ से भेजिएगा, आपके पास जो है वहीं से। तो आपके पास कितना है देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, आपके पास है 200 और 300, इसमें 200 पुराना वाला है और 300 नया वाला है। तो आप कर रहे हो FIFO मेथड, तो सबसे पहले पुराना वाला भेजना है फिर नया वाला। तो अगर 100 भेजना है तो आप किस वाले बोरे से लोगे, 200 वाले से कि 300 वाले से। तो 200 वाले से लेना पड़ेगा क्योंकि ये पुराना है। तो 100 तो भेजेंगे, 100 पीस साबुन का भेजा जाएगा, लेकिन 10 रुपए वाला भेजेंगे यानी कि 1000 आ गया। अब सिंपल सी बात थी, ये था आपके पास और ये चला गया, तो इसको क्या कर देना पड़ेगा माइनस कर देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें तो इन 200 में से 100 तो चला गया, तो बचेगा कितना 210 करके, और ये जो 300 था इसमें से तो कुछ नहीं गया, तो ये तो पूरा का पूरा मेरा बचा रह गया। तो 300 आ जाएगा 11 करके, ये हो जाएगा आपका 2000 और ये हो जाएगा 3300। नेक्स्ट फिर से मैं इन दोनों को टोटल कर दूंगा, सॉरी यहाँ पर 100 बचेगा, 200 में से 100 गया 100, मैं यहाँ टोटल कर दूंगा, ये हो जाएगा 400 और इधर हो जाएगा 5300। ओके, तो ये भी डेट मेरा क्लोज हो गया। ये था मेरा फरवरी 8 का। ओके, नेक्स्ट जो मेरा है वो है जनवरी 10। जनवरी 10 का है वो, जनवरी था। जनवरी 10 को क्या हुआ है ना, मैंने फिर से रिसिप्ट किया है 400 यूनिट 12 करके, यानी खरीदा है मैंने 400 यूनिट। तो मैं डेट बैठा तो जनवरी 10, 400 यूनिट खरीदा है तो रिसिप्ट वाले कॉलम में आएगा 400, रेट है आपका कितना करके 12 करके, तो अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 4800। आपके पास बैलेंस कितना बच जाएगा, पहले से ये है प्लस ये आया, तो दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो पहले क्वांटिटी से क्वांटिटी देखते हैं। तो पहले का 100 था तो सर 100 लिखा जाएगा 10 करके,
300 था, 11 करके वो भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपने 400 खरीदा तो 400 भी इसी के नीचे आ जाएगा, और इस 400 का रेट है आपका 12 करके। अब मेरा यहाँ पर अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देना है, पहले का 1000, 3300 और 4800। इस साइड टोटल करूंगा तो 71800, और इस साइड अगर किया जाए तो 5800, 6100 और 9100 आएगा। ओके, तो ये मेरा 10 तारीख का डेट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 22। ओके, तो जनवरी 12 को है, तो जनवरी 12 में कितना इशू करना है हमको? 300 इशू करना है, यानी कि भेजना है। तो फिर से मैं चला जाऊंगा इशू के कॉलम में, 300 तो भेजना है। तो सर देखिए 300 भेजिएगा आप कहाँ से? यहीं से ना भेजना है। तो आपके पास कौन कौन सा रेट है? 10, 11, 12, लेकिन 10 वाला में 100 है और इसमें 300, आपको भेजना है 300 ना, तो ये 100 को पूरा भेज देंगे सबसे पहले। तो 100 को भेजेंगे 10 करके, और इस 300 में से कितना लेना पड़ेगा? और 200, ताकि मेरा 300 हो पाए। तो 11 करके ले लेंगे, इधर टोटल हो जाएगा 1000 और इधर हो जाएगा 2200। इधर जो टोटल आ जाएगा वो आएगा 3200, और क्वांटिटी का टोटल आ जाएगा आपका 300। नेक्स्ट आपका जो बैलेंस बचेगा, ये 100 में से 100 गया, 300 में से 200 गया, तो बचेगा कितना? 111 करके, एंड 400 तो यूं ही रह गया, तो 400 को भी लिख देंगे 12 करके। तो इधर हो जाएगा 1100 एंड 4800। इसका जो टोटल होगा वो हो जाएगा 500, और अमाउंट का जो कॉलम टोटल होगा वो हो जाएगा 4900, 5900। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट डेट है वो जनवरी 14 को फिर से इशू करना है, यानी फिर से भेजना है आपको 50 यूनिट। तो ठीक है, 50 यूनिट आपको भेज देना है। यहाँ कॉलम थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया। अब अगर मेरे को 12 को कुछ भेज देना है, सॉरी ये तो 12 था, नेक्स्ट था 15 को अगर मुझे भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से दिखाना पड़ेगा, इशू करना है ना मुझे। तो मैं आ जाऊंगा अपने इशू वाले कॉलम में, ठीक है। तो मुझे भेजना है कितना? 50। तो सर 50 लिख देंगे यहाँ पे, कहाँ किस में से लीजिएगा? 100 में से, क्योंकि पहले आया हुआ है। तो 50 का जो रेट होगा दैट इज 11, तो 550। ओके, तो बैलेंस कितना बचेगा सर? 100 में से तो 50 चला गया, तो बचेगा कितना? इधर 50, और 400 तो वैसा ही है। 50 का रेट हो जाएगा 11 और 400 का 12। 50 का 11 होने से आपका 550, और इधर हो जाएगा आपका 4800। ओके, इधर टोटल करेंगे तो 450 आएगा क्वांटिटी, और अमाउंट टोटल करेंगे तो 4800 प्लस 550, यानी कि 5350, 5350 आ जाएगा। अब रिमार्क्स वाले कॉलम में हमें बस इसको लिख देना है कि ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ऐसे आप लोग स्टोरी बना सकते हैं फीफो मेथड के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीफो मेथड को भी सीख लेंगे।